जैसा कि अब एक बात आम हो चुकी है कि मौजूदा बीजेपी सरकार ने पीएफआई नाम के संगठन पे प्रतिबंध लगा दिया है। 20 सितंबर के बाद कई जगह अचानक रेड्स हुई पीएफआई के दफ्तरों पर, लोग गिरफ्तार हुए 1000 से ऊपर। और फिर 27 सितंबर को सरकार ने गेजेट नोटिफिकेशन इशू किया, जो कि एक तरीका होता है किसी को संगठन को बैन करने के लिए, और ये एक सूचना दी कि पीएफआई और उससे जुड़े कई और जो मास ऑर्गेनाइजेशन हैं, संगठन है, उनको बैन किया जाता है। अब यहाँ ये जानना जरूरी है, हम इस पे आएंगे कि पीएफआई क्या है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि प्रतिबंध कैसे लगाया जाता है किसी संस्था पे। तो उसके लिए यूएपीए नाम से एक आतंकवाद विरोधी कानून है जो 1967 में पास हुआ था, और उसमें जो उसका क्लॉज 37 है, उस क्लॉज 37 के सेक्शन 3 में और उसके सबसेक्शन 1 में ये बात लिखी गई है कि कोई भी संगठन अगर भारत की एकता अखंडता के खिलाफ काम करता है, देश से अलग होने की बात करता है, या भारत की प्रभुसत्ता को, सॉवरेंटी को चैलेंज करता है, और या विभिन्न धर्मों के बीच वैमनस्य पैदा करने की कोशिश करता है, तो वो बैन किया जा सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि सरकार बैन तो कर सकती है, लेकिन उसी यूएपीए कानून में ये भी लिखा है कि बैन करने के 1 महीने के अंदर सरकार को एक ट्रिब्यूनल बनाना पड़ेगा। उस ट्रिब्यूनल में एक सिटिंग जज, जो मौजूदा जज है, वो सुप्रीम कोर्ट का जज, वो बैठेगा और जो सारे फैक्ट्स हैं सरकार उस ट्रिब्यूनल में रखेगी। वो ट्रिब्यूनल जो भी संगठन जिस पे प्रतिबंध लगाया गया है उसको भी बुलाएगा, उसकी भी सुनेगा, और उसके बाद ये एक फैसला लिया जाएगा। ट्रिब्यूनल फैसला लेगी कि जो भी संगठन को प्रतिबंधित किया गया है उसके पीछे ग्राउंड क्या है, उसके पीछे सबूत क्या है, किस आधार पे किसी संगठन को बैन किया गया है। इसीलिए आप देखिए, बैन करना लोकतंत्र में अभी आसान नहीं है। भारतीय लोकतंत्र में अभी तक केवल पीएफआई को मिला के 14 संगठन केवल बैन हुए हैं, और हाँ, वो ट्रिब्यूनल जो है हर 5 साल में बैन को रिव्यू करेगी। अब आप देखिए, इस पे हम लोग आते हैं कि जो सरकार ने कुछ डॉक्यूमेंट जारी किए प्रेस को, जिसको अनमार्क्ड पेपर्स कहा जाए, और उन डॉक्यूमेंट्स में सरकार ने कई एलिगेशंस हैं वो लगाए हैं पीएफआई पे। कुछ एलिगेशंस तो गैजेट नोटिफिकेशन में भी हैं कि पीएफआई ने इस तरीके से भारत के हित के खिलाफ काम कर रहा था, और उसने उसके कुछ रिश्ते थे आतंकवादी संगठनों से। तो इस तरह की बातें वहां पर हैं जो भारत सरकार ने, अच्छा, वो जो कई पेजों का जो एक अनमार्क्ड डॉक्यूमेंट इशू किया है प्रेस को, तो अब देखिए उसके अगर हम जांच पड़ताल में जाएं तो उसमें कहा गया है पीएफआई से कई लड़के जो आईसिस संगठन है, जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरे विश्व में आतंकवाद के लिए जाना जाता है, तो पीएफआई से कुछ लड़के वहां पर गए और उन्होंने आईसिस ज्वाइन किया। अब सच्चाई क्या है? सच्चाई देखिए थोड़ी सी यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है। अब सच्चाई के बारे में आप देखिए तो वहां पर क्या है कि जो केरला से, क्योंकि पीएफआई मुख्यतः केरला में सक्रिय है, तो केरला से जो कुछ लोग गए और आईसिस ज्वाइन की, वो दरअसल एक दूसरे संगठन से हैं जिसका नाम है केरला नदवतुल मुजाहिदीन। ये जो है, इससे लड़के गए और इन्होंने आईसिस ज्वाइन की, ये भी सामने बात आई है। लेकिन केरला नदवतुल मुजाहिदीन को बैन नहीं किया गया, पे प्रतिबंध नहीं लगा है, क्योंकि केरला नदवतुल मुजाहिदीन एक बड़ा ही, समझ लीजिए, मुख्य धारा का संगठन है। वो उस तरह से राजनीति में नहीं है और उसको एक मान्यता प्राप्त है, सब लोग उसको मानते हैं, और वो एक तरह से जैसे केरला का प्रशासन है वो भी उसको इज्जत बख्शता है। और एक आम तौर पे ये धारणा है कि ये जो केरला का संगठन जिससे लोग आईसिस में गए हैं, ये एक तरह से, जैसे मैंने कहा, मुख्य धारा का संगठन है, तो इस पे देखिए बैन नहीं लगा। दूसरी बात जो कही गई है कि एक संगठन सिम्मी नाम से, उस पे प्रतिबंध लगा था 2001 में, और ये भी चार्ज लगा है अभी जब पीएफआई पे बैन लगा है कि कई इसके जो नेता थे वो कहीं ना कहीं सिम्मी के मेंबर थे। लेकिन सिम्मी के मेंबर देखिए, जो सिम्मी संगठन था उसके मेंबर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी है, जो केरला में अभी शासन कर रही है, उसमें भी हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, उसमें भी हैं। इस तरह से आप देखिए तो कुछ जिहादी संगठन हैं, उनके कुछ लोग, खासतौर पे कश्मीर में ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए हैं जिसमें जब भाजपा का पीडीपी के साथ अलायंस था और भाजपा ने कई इस तरह के लोगों को टिकट भी दिया है
कश्मीर के जो लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं जिनके आतंकवादी कनेक्शंस रहे हैं। ये बात रिकॉर्ड पे है, मतलब इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। अब तीसरी बात जो इन पे जो सरकार ने कहा है कि पीएफआई जो है कई हिंसक वारदातों में शामिल रही है, और इस बारे में कम से कम 7 से 8 जो हैं वो घटनाएं भी बताई गई हैं, नाम भी लिए गए हैं कि खासतौर पे जो बीजेपी से जुड़े जैसे कुछ छात्र हैं या कुछ लोग हैं, उनकी हत्याएं पीएफआई के लोगों ने की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी सामने आता है कि बीजेपी आरएसएस ने कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें बीजेपी आरएसएस के लोग खुलेआम उन पे एफआईआर दर्ज है। उन्होंने भी पीएफआई और जो पीएफआई के द्वारा एक स्पॉन्सर्ड पॉलिटिकल पार्टी है एसडीपीआई, उसके लोगों का मर्डर किया है, उसके लोगों पे हमले किए हैं। बाकायदा ये बात रिकॉर्ड पे है। तो इसलिए इसमें यहाँ पर एक अजीब सी दुविधा है। दूसरी बात, ये जो बात कही जाती है कि भाई ये देश के खिलाफ है पीएफआई, तो पीएफआई की अगर वेबसाइट में जाइए तो वो ये कहती है कि भाई हमारा जो मकसद है वो भारत में एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना हमारा मकसद है, एक ऐसा समाज जिसमें समानता हो, ये हमारा लक्ष्य है। जबकि दूसरी तरफ हिंदू जागरण समिति हैं या राम सेने हैं, तो इस तरह से जो कुछ और संगठन हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सनातन संस्था है, हिंदू जागरण समिति है, और इनके नाम भी अगर इनका आप देखिए तो इनका जो लक्ष्य है वो हिंदू राष्ट्र है, और जो इस संविधान के खिलाफ है, क्योंकि ये संविधान बाकायदा कहता है कि भारत एक सेकुलर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक है। तो इसमें कोई भी अगर ये कहे कि हम मुस्लिम राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो वो संविधान के खिलाफ है। संविधान आप बदल दीजिए, आगे क्या होगा उसकी बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये एक लीगल पहलू है, टेक्निकल पहलू है। एक और बात जो सामने आती है, जो हत्याओं की बात है, तो उसमें देखिए तो इस तरह के संगठन है, सनातन संस्था है या हिंदू जागरण समिति है, इनके नाम श्री ढबोलकर, श्री पंसारे और गौरी लंकेश जैसे लोगों के मर्डर में भी सामने आए, बाकायदा एफआईआर इस पे हुए हैं। तो लेकिन ये जो संगठन है, सनातन संस्था या हिंदू जागरण समिति या राम सेने या इस तरह के, इन पे तो बैन नहीं लगा। या दूसरी तरफ आप देखिए तो एक शख्स है यति नरसिंहानंद, उसने खुलेआम मुसलमानों को मारने की और बलात्कार करने की धमकी दी, उसको इसकी गिरफ्तारी हुई, फिर उसको छोड़ दिया गया, उस पे भी कोई राष्ट्रद्रोह का केस नहीं लगा। अभी सीतापुर में एक महंत है फर्जी, जिसने इस तरह की बातें कही, और इनका मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोगों का जो अपने को हिंदू और सनातनी कहते हैं, इनका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म के जो 4 शंकराचार्य हैं, और जो अभी आप तो जानते ही हैं कि स्वरूपानंद जी ब्रह्मलीन हो गए, और जो द्वारिका और बद्रीनाथ, पुरी और श्रृंगेरी जो 4 शंकराचार्य हैं, इनसे ये लोग कहीं नहीं जुड़े हैं। ये आरएसएस का अपना एक अलग हिंदुत्व का और हिंदू धर्म का एक अलग अपनी व्याख्या है, जिसको एक अलग पंथ कहा जा सकता है। इनका सनातन धर्म से रिश्ता नहीं है, लेकिन ये लोग नाम इस्तेमाल करते हैं सनातन धर्म का कई जगह। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हत्याओं की बात है तो हत्याएं तो इन लोगों ने भी की हैं, केवल इस बल पे कि किसी ने हत्याएं की हैं या किसी के कहीं से, जैसे कोई अगर संगठन है उसके कुछ लोग जाके किसी और संगठन को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, अगर यही अगर होता, इस आधार पे तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें ज्वाइन कर लेते हैं, तो अब उनके बारे में क्या कहा जाए। अभी देखिए ध्रुव सक्सेना का नाम आप जानते हैं, जो 2017 में बाकायदा गिरफ्तार हुआ, 11 लोग गिरफ्तार हुए आईएसआई के साथ लिंक, और ध्रुव सक्सेना बीजेपी का आदमी निकला। अब आप इस चीज को कैसे लेंगे। दूसरी तरफ जो अभी कन्हैया लाल का मर्डर हुआ नूपुर शर्मा वाले मामले में, उसके भी जो 2 लोग दोषी पाए गए, उनकी भी बाकायदा फोटोग्राफ्स जो बीजेपी के जो राजस्थान के मुस्लिम लीडर्स हैं उनके साथ मिली हैं। फिर जो तारिक अहमद मीर, जिसको एनआईए ने अरेस्ट किया कि वो हिजबुल मुजाहिदीन का आदमी है, वो भी बीजेपी के कनेक्शन का निकला। फिर मोहम्मद फारूक खान, जिसको मसूद अजहर ने पाकिस्तान में ट्रेन किया, वो बाकायदा भाजपा के टिकट पे सिविक पोज लड़ा कश्मीर में। और उसके बाद 2017 में एनआईए ने एक असम की बीजेपी लीडर निरंजन होजई को उम्र कैद की सजा सुनाई, इस बात पे कि वो सरकारी फंड्स को किसी आतंकवादी संगठन के समर्थन में वो जुटा रहा था। सोचो, सरकारी फंड को डाइवर्ट कर रहा था। तो ये तो एक बात बहुत ही साफ हो गई है कि पहली बात, पीएफआई पे जो चार्जेस लगे हैं वो कहीं ना कहीं प्रूव नहीं हो पा रहे हैं, उस पर सरकार ने कोई प्रूफ नहीं दिया है। जो उन्होंने अनमार्क डॉक्यूमेंट इशू किया है उसमें भी कोई प्रूफ नहीं। दूसरी बात यह है कि बाकायदा जो कन्विक्शन रेट है वो बीजेपी आरएसएस से जुड़े जो आतंकवादी हैं उनका कन्विक्शन रेट ज्यादा हाई है।
तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि जो अभी पीएफआई पे बैन लगा है, ये केवल इसलिए भी नहीं लगा है कि वो मुस्लिम है, ऐसा लग रहा है। वजह ज्यादा ये है कि भाजपा अभी बहुत बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रही है और उधर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। चलिए उसका भी आप मान लीजिए कि क्या प्रभाव है क्या नहीं है, उस पर बहस हो सकती है। लेकिन जो आर्थिक संकट है अभी, ये भी जो बहुत बड़ा एक आयाम आर्थिक संकट ले चुका है और जिसके बारे में देखिए बहुत सारे फैक्ट्स सामने आ रहे हैं कि निवेश नहीं हो रहा है और पैसा है भी तो उसका कायदे से निवेश नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार जो है वो अपनी नीतियों से अलग हट चुकी है, वो निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। लेकिन निजी सेक्टर जो है, प्राइवेट सेक्टर इंडिया का, वो निवेश नहीं कर रहा है यहाँ की इकोनॉमी में। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बहुत सारे कारण है जिसके बारे में बहुत सारे तथ्य भी सामने आए। तो कहीं ना कहीं जो जनता का गुस्सा है, जो कई इस तरह से आंदोलन उभर रहे हैं, उनसे ध्यान हटाने के लिए भी पीएफआई को कहीं ना कहीं बैन किया गया है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।